नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देश में 2019 लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देश की सियासी पार्टियां मिशन 2019 के लिए मैदान में कूद चुकी हैं। कैसी होगी 2019 की तस्वीर, ये अब इस देश के वोटर को तय करना है। दुनिया के तमाम देशों में हिंदुस्तान को युवाओं का देश कहा जा रहा है। राजस्थान में 18 से 40 साल के लोगों की आबादी 53% है। ऐसे में वोट के इस वाई फैक्टर पर हर पार्टी की नजर है, लेकिन इन युवाओं की नजर किस पर है, ये जानना बेहद जरूरी है। जी राजस्थान आज से यंग इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। इस शो के जरिए हम युवाओं के मन को टटोलेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि आखिर वो कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं, उनके सपने क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, वो भविष्य में कैसा भारत देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यंग इंडिया की। आज हम राजस्थान के कोटा में मौजूद राजकीय कला महाविद्यालय के युवाओं के साथ वोट के वाई फैक्टर के मिजाज को तलाशने पहुंचे हैं। हिंदुस्तान की युवा शक्ति ही इस वतन का भविष्य है, इस देश की नई उम्मीदें हैं। युवा शक्ति के बगैर कोई भी सियासी पार्टी सत्ता तक नहीं पहुंच सकती। लिहाजा लोकसभा चुनाव की आहट के बीच युवाओं की सोच, उनके मन की बात को सामने लाने के लिए जी राजस्थान यंग इंडिया के लिए एक नया मंच प्रदान कर रहा है। आज हम कोटा संसदीय क्षेत्र के युवाओं की सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं कोटा के राजकीय कला महाविद्यालय में। कोटा संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय के तौर पर इसकी पहचान है। इस कॉलेज में करीब 7000 नियमित छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इन छात्रों के भी अपने मुद्दे हैं। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के ओम बिरला सांसद हैं। इससे पहले कोटा दक्षिण से वो 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। एक सांसद के तौर पर कोटा में हैंगिंग ब्रिज बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन कोटा में हवाई सेवा बंद होने पर सांसद को जवाब तो देना ही पड़ेगा। कोटा की पहचान कभी औद्योगिक नगरी के तौर पर हुआ करती थी, लेकिन एजुकेशन हब के तौर पर तब्दील कोटा में उद्योग धंधे भी बंद होने लगे हैं, जिसका सीधा सीधा नाता युवाओं के रोजगार से था। ऐसे में युवा विकास और अपने सपनों के अलावा उम्मीदों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, सीधे चलते हैं युवाओं के पास। नमस्कार, यंग इंडिया का आगाज आज कोटा के राजकीय कला महाविद्यालय से, क्योंकि साल 2019 जो कि केंद्र में चुनावी साल है और तय होना है कि सत्ता की कुर्सी पर कौन होगा काबिज। और मेरे साथ में इस कॉलेज का यूथ जो कि यहाँ पर मौजूद है, और इन यूथ से हमारे होंगे 5 वो सवाल जिसका जवाब इस कैंपस से हम लेने वाले हैं कि आखिर 2019 में कैसी सरकार चाहते हैं, सरकार से इनकी उम्मीदें क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल इनसे होगा। तीसरा सवाल इसी यूथ से करेंगे कि इनके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। 12-14 सवाल होगा कि अगर इन्हें एक दिन का जो पीएम है बना दिया जाए तो ये क्या करेंगे। और मेरा 5वां सवाल इसी यूथ से होगा कि इनके स्थानीय जो सांसद हैं वो इनकी कसौटी पर आखिर कितना खरा उतरे हैं। तो चारों तरफ इस वक्त यूथ की भीड़ है और इन सभी सवालों के साथ में, इन यूथ के साथ में हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, यंग इंडिया कार्यक्रम का आगाज करते हैं। तो शुरुआत पहले सवाल के साथ। 2019 में देश में कैसी सरकार ये यूथ चाहता है, कोटा का ये राजकीय कला महाविद्यालय का ये कैंपस चाहता है। इस बार हम चाहते हैं कि भारत जो देश है वो आने वाले वक्त को तय करे और जो 5 वर्षों में
एक 56 इंच जैसे फैसले लिए गए, जैसे आरक्षण का मुद्दा हो, नोटबंदी का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, जो सरकार हिचकिचाती रहती है, 70 सालों से जो सरकार हिचकिचाती रही है। इंदिरा गांधी ने तो केवल सिक्के बदले थे, नरेंद्र मोदी जी ने तो पूरे नोट बदल दिए। देश हमारे साथ है, मोदी जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से पूर्ण बहुमत से बनेगी। कैसी सरकार चाहते हैं, अपेक्षा क्या है? देखिए 2019 के अंदर ऐसी सरकार हो जो देश के हित के लिए कार्य करे, शिक्षा, सड़क और जो देश के कई काम हैं जिनको अभी तक सरकारें नहीं कर पा रही हैं, उन कामों को यदि 2019 के चुनाव में मुद्दों के रूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाए तो ये 2019 के बहुत बड़े मुद्दे हो जाएंगे। बिल्कुल। आपका क्या जवाब होगा मेरे सवाल पर कि साल 2019 में कैसी सरकार आप चाहते हैं? देश फैसला कर चुका है, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए और पूरे देश में हवा है, लहर है, भाजपा विरोधी है, क्योंकि भाजपा छात्र, किसान, युवा, दलित, वंचित, शोषित सभी वर्गों के खिलाफ आज कदम उठा रही है। और ऐसे फैसले जो कभी ऐसे इतिहास में देखने को नहीं मिले। नोटबंदी एक रात में एक फैसला अकेला तानाशाही फैसला जिसको माना जाता रहा। कैसी सरकार आप चाहते हैं, आपका नजरिया क्या है? 2019 में क्या होना चाहिए देश में? मेरा नजरिया सर्वप्रथम ये है, जैसे कि विधानसभा जो चुनाव हुए थे, तो विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे, जो लोकल मुद्दे होते हैं हमारे बीच में, सड़कों के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे, इन मुद्दों को लेकर के विधानसभा चुनाव लड़ा गया। लेकिन आगामी जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव के अंदर राष्ट्रीय मुद्दे महत्वपूर्ण रखे जाते हैं। हमें न तो किसी पार्टी से बिलोंग करना है, न कांग्रेस से, बीजेपी से। हमें हमारे देश की छवि को सुधारना है। हमें युवाओं के साथ अच्छा कार्य हो, युवाओं की देखभाल हो, गरीबों का उद्धार हो। हम इसी प्रकार की आशा करते हैं, यही सरकार हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा जवाब है। दूसरा सवाल है कि सरकार से इनकी उम्मीदें, सरकार से इनकी अपेक्षाएं क्या हैं, जिन पर ये साल 2019 में वोट करेंगे, उन उम्मीदों पर इनका क्या नजरिया है? इस सवाल के साथ में आते हैं। आने वाली सरकार के लिए एक तो जो ये 2-3 मुद्दे अटके हुए हैं अदालत में, एक तो ये राफेल का मुद्दा जिसपे जेपीजी जांच हो, एक तो अगर कांग्रेस ये चाहती है कि जेपीजी जांच करवाए तो उसके लिए उसे ये अपील करनी पड़ेगी। दूसरा, जो राम मंदिर पे बहुत बड़ा विवाद चल रहा है और जिससे यूपी में हर साल 1 से 2 तक दंगे हो रहे हैं, ये दंगे खत्म होने चाहिए। उस राम मंदिर के ऊपर डिसीजन आ ही जाना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। तीसरा, जो युवाओं को जो नौकरी का प्रावधान मोदी गवर्नमेंट ने दिया था वो सही से सक्षम नहीं हो पाया है, तो उसके लिए प्रयास जारी रहेंगे तो ज्यादा बेटर है। और चौथा तो ये कि मैं जनता से भी गुजारिश करूंगा कि वो 2019 में अपना वोट बहुत ही सोच समझ के एक अच्छी पार्टी को अपना वोट दें और देश का विस्तार हो तो ज्यादा बेटर। साहब, ये तो होना ही चाहिए कि बहुत सोच समझ करके जो वोट है वो करना चाहिए। आपका क्या सोचना है, सरकार से उम्मीदें आपकी क्या है? सरकार से उम्मीद है, मोदी जी ने कहा था कि अध्यादेश लाके हम राम मंदिर बनाएंगे। जो हमारा सपना है कि मोदी जी राम मंदिर बनाए, कश्मीर में धारा 370 को उसको हटाएं और जो भी रोजगार दे, बेरोजगारों को जो रोजगार दें। ये यूथ है, इसका अपना सपना होता है और ये यूथ का सपना ही देश को आगे लाने का काम करता है। अब जो सवाल है कि इनके सपनों का जो भारत है वो कैसा होना चाहिए, तो सवाल का जवाब, आपके सपनों का भारत अगर आप सोचते हैं, दिमाग में थॉट आता होगा कि सब भारत कैसा होना चाहिए, ये जवाब क्या? मैं प्रियांक मिश्रा 1 साल पहले चुनाव लड़ा था और मेरे सपनों का भारत बनाने की और मैं सबसे पहले अपने कॉलेज को बनाने की कोशिश करी थी। मैंने बहुत सारी मैं मोदी जी से ही उम्मीद रखता हूं कि ये व्यवस्था इतना चरम पर है, यहाँ पे इतनी भ्रष्टाचारी है, एक एक बाबू से लेकर एक एक अध्यापकों तक इतनी बेचारी और लाचारी है और इन लाचारियों से मुक्ति 2019 के बाद नरेंद्र मोदी जी जब फुल बहुमत में आएंगे तो हम उनसे अनुमान करते हैं कि मेरे सपनों का भारत बनाइए जिसमें एक युवा का हक हो, जिसमें एक गरीब का हक हो, जिसमें एक किसान का हक हो, जिसमें एक किसान बोल सके, जिसमें एक युवा बोल सके, जिसमें एक युवा के मत हो, जो निर्णय लिए जाएं वो जमीन से लिए जाएं, एक कमरे की कोठरी पर बैठ के वो निर्णय न लिए जाएं। वो निर्णय जो होंगे वो युवाओं से 10 युवाओं से पूछ के लिए जाएं कि आखिर राम मंदिर बनना चाहिए तो जनता का फैसला जनता के हाथों में दे दीजिए। आपको टेंशन करने की भी जरूरत नहीं है कि क्या पड़े चुनाव में हमारा क्या होगा, जनता को दे दीजिए, जनता अपने आप बहुमत देगी और आपको बताएगी कि राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बहुत बेहतरीन, तारीफ करनी होगी आपके जवाब की। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? हम संविधान की प्रस्तावना को उठाते हैं, जैसा संविधान के प्रस्ताव में दिया गया है
कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। और आज देश में जो हवा सांप्रदायिकता की बढ़ रही है उसके खिलाफ हम भारत को एक सबसे पहले पंथ निरपेक्ष बनाना चाहते हैं, जिससे हिंदू लोग मुस्लिमों के बीच जो दंगे होते हैं, बड़े बड़े गोधरा कांड हुए, 1984 में सिख दंगे हुए, उसके बाद 2002 में हुआ, 2008 में हुआ, 2012 में हुआ, तो इन सभी दंगों से हम छुटकारा पा चाहते हैं। हमारा देश प्यार मोहब्बत से देश आगे बढ़ेगा। जैसा कि कबीरदास जी ने कहा था कि डाया कर पर प्रेम को पढ़ेसो पंडित है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास सिर्फ हिंसा है और नफरत है। उसी हिंसा नफरत के मामले में कैसे जिएंगे? हमें युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को उनका फसल का सही दाम चाहिए और इसी के आधार पर हम वोट देंगे। अब जो सवाल है वो बहुत खास है कि अगर इन्हें एक दिन का पीएम बना दिया जाए तो ये क्या करेंगे या ये क्या करते? ठीक है, तो साहब आपको एक दिन का पीएम बना दिया जाए तो आप क्या डिसीजन लो जो देश के हित में हो, जो देश में बदलाव लाने वाला हो? देश का अगर मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो मैं सारे वर्गों को एक साथ लेकर, चाहे वह युवा हो, चाहे वह महिला हो, चाहे वह किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे कोई भी हो, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी मानसिकता रही है कि सबसे पहले हम राष्ट्र को देखना पसंद करते हैं, राष्ट्र का विकास देखना पसंद करते हैं और कोशिश करेंगे कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से कई बढ़कर हम भारत देश के विकास के लिए काम कर सके ताकि भारत देश का भी नाम सर्वप्रथम रहे। आपसे मेरा सवाल होगा, साहब अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए या प्रधानमंत्री बन जाते तो आप क्या करते हैं? आपने मुझे एक दिन का प्रधानमंत्री या पीएम बना दिया जाए तो मैं इन सबसे पहले जो वोट बैंक के रूप में ये यूज करते हैं अदर पार्टीज, इनको मैं वोट बैंकों को बंद करा दूंगा। अगर आपको पीएम बना दिया जाए या पीएम बन जाते तो आप इस देश के लिए क्या करते हैं? अगर मैं भारत देश का प्रधानमंत्री बनता हूं, पहला फैसला ये रहेगा कि जितने भी शिक्षक हैं इनको जो आज ये रजिस्टर भरते हैं और उसमें फरवरी के महीने में प्रेजेंट लगाना स्टार्ट करते हैं और मार्च तक उसको पूरा कर देते हैं, मैं पूरे राजस्थान के टीचरों से ये बोलना चाहूंगा कि जिस दिन प्रियांक मिश्रा प्रधानमंत्री बन गया तो सोच लेना शामत आ गई है तुम्हारी। और सारे ब्यूरोक्रेसी में जितने भी है ट्रांसफर नहीं करूंगा किसी का, ट्रांसफर करना मेरा वो नहीं है औचित्य, ट्रांसफर वहीं बैठा के और सारा काम करवाऊंगा। जैसे आर्मी के रूल होते हैं ना, ऐसे पूरे ब्यूरोक्रेसी में रूल चलाने चाहिए जिससे हमारे देश का शासन और व्यवस्था सुधरनी चाहिए। अब जो सवाल है को लेकर के है कि यहाँ के स्थानीय सांसद जो कि ओम बिरला है वो इनकी उम्मीदों पर, इनकी कसौटी पर आखिर कितना खरा उतरे हैं, कितना खरा उतरे आपकी उम्मीदों पर, अपेक्षाओं पर? देखिए, कोटा बूंदी के सांसद श्रीमान ओम जी बिरला साहब लोकप्रिय है और पिछले 5 वर्षों में देखने को मिला कि कई विकास कार्य कोटा और बूंदी लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिले। मैं आपको बताना चाहूंगा कोटा शहर को हैंगिंग ब्रिज जैसी सौगात तोहफे में मिली। ओम जी बिरला साहब का प्रत्येक समस्याओं पर हाथ रहता है, वह समस्याओं को सुलझाने का पूरी प्रयास करते हैं। आपको लगता है कि आपके सांसद यहाँ पर कॉलेज में आए, आपकी सुना, कॉलेज कैंपस पर उन्होंने ध्यान दिया? कोटा के सांसद श्रीमान ओम बिरला जी जिन्होंने इस कोटा के अंदर कई विकास कार्य किए हैं, जिस विकास को मैं नहीं बता सकता, जो कोटा की जनता जानती है कि क्या क्या विकास हुए। हवाई सेवा एक मुद्दा था कोटा का, ठीक है, वो पूरा हो गया कि हवाई सेवा एक मुद्दा था? और जो हवाई सेवा है हमारे सांसद महोदय ने बहुत मेहनत करके करा है, बंद नहीं हुई है, बंद की गई है। जो ये बात सत्य है कि हवाई अड्डा पहले कोटा गया था, कुछ सांसद ओम बिरला जी के कहने पर यहाँ आया, फिर वो यहाँ से उठा के वहाँ लेकर रख दिया गया। ओम बिरला जी का जो कार्यकाल 5 वर्ष का बीता है उसमें कई तरह के विकास कार्य देखने मिले हैं। सबसे बड़ा विकास कार्य जो मिला है वो हैंगिंग ब्रिज, जो कि कोटा की लाइफ लाइन है। इसके अलावा जो कि दशहरा मैदान, जो कि प्रगति मैदान के तर्ज पर डेवलप हो रहा है, और भी कई तरह के ब्रिज वगैरह है जिससे बहुत सारा ट्रैफिक कंट्रोल करने का मौका मिला है। देखिए, मेरे पीछे से एक मुझे आवाज आई कि मैं भी मीडिया वाला हूँ, तो इस जवाब जो है वो इनसे ही लेते हैं। साहब स्टूडेंट है आप, है ना, और क्या सोचते हैं यहाँ के जो सांसद है ओम बिरला, कॉलेज कैंपस में क्या विकास? हम ओम बिरला के बारे में नहीं सोचते, हम तो भाजपा सरकार के बारे में सोचते हैं कि भाजपा सरकार जब से आई है बलात्कार बढ़ रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो मंदेरना ने कांड किया था, सीडी कांड, उसको तो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया और आजकल मंदेरना अपने फुल अवतार में आ रही है पुलिस वालों को, क्योंकि उनके खून में है पुलिस को धमकी देना। और हमारे सांसद महोदय ने हर घर आवास योजना के तहत में कम से कम अभी लेटेस्ट जो आंकड़े आ रहे हैं 5000 से ज्यादा घर लोगों को, गरीबों को बांट चुके हैं। पूरे एग्रेसिव अंदाज में कोटा के राजकीय कला महाविद्यालय से के इन तमाम स्टूडेंट ने बोलने वाले हैं जो कि चर्चा में रहने वाले हैं। और 5वां और आखिरी सवाल
होगा? 5 साल में जो सत्ता बार बार बदलती है उस पर इनकी क्या राय है? तो शुरुआत सबसे पहले सवाल के साथ कि कर्ज माफी को ये यूथ कितना जायज मानता है और कर्ज माफी पर ये यूथ क्या सोचता है? मेन मुद्दा यही है, कांग्रेस सरकार बस इनको कह देती है कर्ज माफ होगा। तो मेन मुद्दा यह है कि कर्ज माफी के लिए बैंकों से ज्यादा इनके जमींदारों के पास इनका लोन है। कर्ज माफी जो भी किसानों के लिए है बहुत अच्छा काम है, किसानों की इससे बहुत राहत मिली है। किसान अधिकांश लोन ग्रामीण बैंकों से, सहकारियों से, समितियों से लिए रहते हैं। उनका लोन जो माफ होगा, वैसे तो घर घर जाके तो ऐसे बांट नहीं सकती सरकार, जो उन्होंने ले रखा है वो माफ कर सकती है। क्या कहना चाहते हैं? कर्ज माफी बहुत गलत है। आज कोऑपरेटिव बैंकों पे वैसे ही इतना कर्जा है। एक ये तो उस तरह से हो गया जैसे हम बीएससी पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम्स देने हैं हमें और हम बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे। इंसान ये तो ये सोच के बैठेगा। कर्जा माफी क्या है? कर्जा माफी कुछ कर्जा माफी नहीं हो रही है, ये लॉलीपॉप की तरह काम किया जा रहा है। इसका दबाव तो अगर कोऑपरेटिव बैंकों पे कर्जा बढ़ेगा तो ये तो जनरल वालों के लिए, मतलब दूसरी जो लोग हैं आम जनता पे आएगा ये बात। तो कर्ज माफी बिल्कुल गलत है। कर्ज माफी देखिए, कर्ज माफी किसानों के लिए एक अच्छा फैसला है, कर्ज माफी देखा जाए, लेकिन कर्ज माफी एक सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। तो समर्थन मूल्य पर जोर देना चाहिए सरकारों को। और एक बार फिर बोल रहा हूँ, कर्ज माफी कोई सॉल्यूशन नहीं है। कर्ज माफी के अलावा भी बहुत से सॉल्यूशन निकालने चाहिए सरकार को। किसानों के लिए क्या किया जाए? कर्ज माफी भी एक कैंसर बनेगी कुछ टाइम बाद। बिल्कुल, कर्ज माफी कैंसर का रूप लेगी, ये यहाँ से जो यूथ है उसकी राय है। दूसरा सवाल है कि आरक्षण के बारे में ये यूथ आखिर क्या सोचता है? सभी प्रकार के उनको दिया जाए, सभी जातियों को दिया जाए तो ये सही है, लेकिन ये सिर्फ एक ही कास्ट को दिया जाए। जैसे अभी गुजर है और बाकी सब है, उनको भी तो देना चाहिए। सबको बराबरी कुल मिला करके। आपने पहले ही कह दिया था कि आरक्षण पर मैं बोलूंगा, बोलो। सबको समानता का अधिकार थे, समानता का अधिकार आरक्षण में भी होना चाहिए। तो जो मोदी जी ने 10% आरक्षण का जो यहाँ पर प्रावधान किया है और उसको पारित किया है, तो मेरे हिसाब से वो काफी सही है। ये उसी को मिलना चाहिए आरक्षण जिसका जो गरीब से गरीब हो और जिसके पास न किसी प्रकार की कोई संपत्ति है ना कोई वो वजूद हो। लेकिन ये आरक्षण इन लोगों को मिल रहा है जो किसी जाति के ST से इनमें आ रहे हैं, लेकिन उनको मिलना चाहिए जो गरीब है। या उसके घर में पूरी सुविधा उपलब्ध है, फिर भी सामने वाले की सुविधा को काट के वो उसका फायदा ले रहा है। दो छोटे छोटे रिएक्शन इस सवाल पर आप दोनों के। सवर्णों को जो आरक्षण दिया है मोदी जी ने, एक सिक्सर मार दिया है और लगभग अभी बहुत सारे सिक्सर लगने स्टार्ट कर दिए मोदी जी ने, और बेशक मोदी जी सफल होंगे। जैसा कि मेरे साथी ने कहा, ये एक सिक्सर था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रिजर्वेशन है वो जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, आर्थिक व्यवस्था को देखते, आर्थिक स्थिति को देखते रिजर्वेशन दिया। आपका क्या सोचना है इस आरक्षण जो 10% दिया है सभी को, तो उसमें ये नहीं कि अनुसूचित जाति को भी देना चाहिए था, सभी को समानता के हिसाब से बढ़ाने चाहिए था। जैसे अनुसूचित जाति को पहले से आरक्षण दिया हुआ है तो उसका भी हक बनता है, उसको भी 10% आरक्षण और बढ़ाना चाहिए था। मैं आरक्षण के सख्त खिलाफ हूँ। आरक्षण इस देश के युवाओं की ऐसी कमजोरी है जिसके कमजोरी के दम पे आज हमारा युवा कमजोर होता जा रहा है। समाज का बंटवारा करना चाह रहे हो, देश का बंटवारा करना चाह रहे हो, युवाओं का बंटवारा हो रहा है। तो ऐसे आरक्षण की हमें जरूरत नहीं है। आरक्षण मिलना चाहिए। ये देखिए तालियां बजी, क्योंकि जवाब अच्छा है। तो निश्चित तौर पर जो इस तरह की आवाज है वो गूंजना शिक्षा व्यवस्था में किस तरह के जो बदलाव है उसकी जरूरत को महसूस करते हैं। आपके पास आऊं इस जवाब को लेने के लिए। शिक्षा व्यवस्था में किस तरह के चेंजेज होने चाहिए? शिक्षा व्यवस्था में हर प्रकार के यहाँ कॉलेज में कोई व्यवस्था नहीं है, प्रत्येक व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। यहाँ देखी जाए तो इसको पहले यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ठीक करना चाहिए। इसके बाद यहाँ आए दिन ये पुस्तक मेले लगे हुए हैं, लेकिन लाइब्रेरी में कोई पुस्तक नहीं है। चलिए साहब, लाइब्रेरी है पीछे, दिखा दीजिए लाइब्रेरी के पास ही खड़े हुए हैं, लाइब्रेरी में कोई पुस्तक नहीं है। आप बताइए साहब, शिक्षा व्यवस्था में किस तरह के चेंजेज जो देश में अगर होते हैं तो देश के लिहाज से अगर बात करें तो ये तो उसी तरह हो गया, जिंदगी भर भूल गालिब करता रहा, धूल तो चेहरे पर थी लेकिन आईना साफ करता रहा। धूल हमारे कॉलेजों में लगी रहती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ कोई सफाई नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता है, कोई ध्यान नहीं देता। टीचर वेल एजुकेटेड है, फिर भी बच्चा क्यों नहीं आता? क्यों कोई लड़की यहाँ पर आके पढ़ने में डरती है? वो इसलिए डरती है क्योंकि कौन सा लड़का कमेंट कर देगा। क्या सुरक्षा नियम बना रखे सरकार ने? क्यों सरकार गवर्नमेंट कॉलेजों पर ध्यान नहीं देती? हर दिन हम लोगों को प्रदर्शन करने पड़ते हैं, टॉयलेट खुलाओ, क्यों हमें प्रदर्शन करने पड़ते हैं? सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या वो ध्यान दे हमारे कॉलेजों पे? गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों की और उन पेरेंट्स की ये
होती है उनके मन में विचारधारा कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज का माहौल इस तरीके से बनना चाहिए, यहाँ के एक बार देखना चाहिए और यहाँ के प्रिंसिपल को भी ये जिस तरीके से प्राइवेट कॉलेज में पूरा ध्यान देके क्लास में 5 मिनट वेस्ट ना होए, इस तरीके से पूरा कार्यकाल चला के नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। और अब स्टूडेंटों से मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि ये विचारधारा दूर करिए आप सब लोग मिलके कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ने वाला चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर कितने पढ़े लिखे होते हैं बात आप भी जानते हो, तो आप सब यहाँ आके इस मानसिक विचारधारा को दूर करें और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएं। अब चौथे सवाल के साथ में आते हैं कि इस बार कौन सा जो मुद्दा है वो प्रभावी रहेगा। चुनावों की बात करते हैं, 2019 की बात कर रहे हैं, तो मुद्दा कौन सा होगा जो इस बार आपको लगता है कि हावी रहेगा, जिस पर कहीं ना कहीं चर्चा रहेगी लोगों में, घरों में, बाजारों में? देखिए, केंद्र के जो चुनाव होने जा रहे हैं अभी, हमारा मानना ये है राम मंदिर एक सबसे बड़ा विषय रहेगा, क्योंकि राम मंदिर एक जमीन के टुकड़े का विषय नहीं है। राम मंदिर हिंदू भाइयों की, राम भक्तों की भावनाओं से जुड़ा एक विषय है। हिंदू भक्तों की, राम भक्तों की सबकी मानसा ये है कि राम मंदिर बनना चाहिए। दूसरा विषय रहेगा राफेल मामले का, जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने राफेल मामले पर नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाए जो कि गलत साबित हुए। तीसरा मामला रहेगा जो हाल ही में 5 राज्यों में प्रदेश में सरकार बनी कांग्रेस की। कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ तो किया, लेकिन वो केवल 2 लाख तक किया, जिसका हमारे साथी भाई ने अभी बताया जो एक प्रावधान नहीं है। किसानों के लिए कई ऐसी योजनाएं हैं जो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, जो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी और जो परिणाम आएंगे केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे होंगे? जैसा कि आगामी लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, बेसिकली साफ है कि जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे। राष्ट्रीय मुद्दे जैसे कि हमारा सीमा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, कश्मीर से जुड़े हुए मुद्दे हैं। पिछले दिनों में देखा गया जिस प्रकार से गाय के नाम पर जो हिंसा भड़काई गई थी, वही मुद्दा हमारे देश में देखा। असहिष्णुता का मुद्दा है और बेसिकली जो मेन मुद्दा अभी वर्तमान में चल रहा है वो राम मंदिर का मुद्दा है। राम मंदिर का मुद्दा आगामी लोकसभा चुनाव तक और लोकसभा चुनाव के बाद भी हावी रह सकता है। लगता है कौन सा जो मुद्दा है वो इस बार हावी प्रभावी रहने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है कि रोजगार का जो भी मोदी जी समझाने के प्रयत्न करेंगे सभी को कि जो रोजगार का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं लोगों को खुद समझना पड़ेगा। अगर आपको विश्वास करना है तो मोदी पर विश्वास करना। मुद्दा केवल यही है कि एक तरफ शेर खड़ा है जो दहाड़ मार रहा है और सारे लोमड़ी भाग जाएंगे। मुद्दा तो कोई सा भी आवी रहे, पर वहाँ बैठेगा नरेंद्र भाई मोदी बैठेगा। मुद्दा कौन सा भी हावी रहे, ये सबकी अपनी अपनी राय है। साहब, 5वां सवाल है, परिपाटी सी है कि 5 साल में जो सरकार है वो बदलती है। इस परिपाटी पर ये यूथ, ये कैंपस, ये जो मंच है वो क्या सोचता है? मेरी राय तो एक ही है कि कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस सरकार आएगी, कुछ भी हो कांग्रेस सरकार आएगी, क्योंकि काम कांग्रेस ने ही कराया है। यानी बीजेपी ने कुछ नहीं कराया है, सिर्फ बीजेपी वालों ने खाया है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी ने पूरे 5 साल में कुछ नहीं किया, बस हिंदू मुस्लिम चुनाव आएंगे बस वही। इसका तोड़ इनके पास है, बताओ क्या? कांग्रेस में जैसे कांग्रेस सरकार आती है तो किसानों का मुद्दा लाती है, दूसरी सरकार आती है तो ये विपक्ष में जैसे हिंदू मुस्लिम विवाद, राम मंदिर विवाद, इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी बदल करती रहती है अपने मुद्दों पर। बताए मतलब जैसे क्या होता है जब अपनी सरकार वगैरह चेंज वगैरह होती है ना, उसमें बताए और का कुछ भी नहीं जाता। जो बड़े बड़े घर वाले वगैरह उनका कुछ नहीं जाता, बस बेचारे जो गरीब पर्सन रहते हैं ना उनकी ज्यादा इसमें लॉस होता है। ऐसे हर 5 सालों में पार्टी चेंज होती है, तो ये पार्टी चेंज होना देश को विकास की ओर ले जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टियों में कंपटीशन रहता है। ये पार्टी चाहेगी कि उस पार्टी से विकास कार्य अच्छे हम करें, तो हमारा मानना ये है कि पार्टी में बदलाव हर 5 साल में आना जरूरी है, इससे विकास के आयामों को प्रगति मिलती है। 15 साल हमने कांग्रेस को देके देख लिए लोकसभा में, मगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मोदी जी 5 साल में बदलाव ला दें, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है। एक बार मोदी जी को भी 15 साल का मौका देके देखो, बदलाव कैसे नहीं आते। तो देखिए साहब, पूरे दमखम, पूरे जोश, पूरे जुनून के साथ में इस कैंपस के यूथ ने, यंगिस्तान ने, देश के भविष्य ने अपनी राय को रखा। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। कोटा के राजकीय कला महाविद्यालय से आपने सुनी यहाँ की आवाज। कल किसी और कैंपस से आप देखेंगे
यंग इंडिया की आवाज। नमस्कार।